जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEVAE 181 पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की थ्योरी और प्लस MCQs की सीरीज में, जिसमें हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम देखेंगे भूमि संसाधन। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए शुरू करते हैं क्लास को। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम देखते हैं इसमें परिचय चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, और इसमें है मेन जो कि हमें बताया गया है वो देखेंगे। अक्षय स्थल संसाधन, जो भूमि है, खनिज, महासागरीय संसाधन अक्षय संसाधन है। इन संसाधनों का दोबारा उपयोग या दोबारा उत्पन्न होना और विस्तार नहीं किया जा सकता। जो भूमि के संसाधन है उसके बारे में बात करेंगे। भूमि हमारे लिए एक बुनियादी संसाधन है। भूमि सभी थलीय पौधों और जंतुओं के लिए आधार है। भूमि की जीवन और मनुष्य तथा जंतुओं के विभिन्न कामों को सहारा देने की शक्ति, जैविक उत्पादकता एवं मिट्टी चट्टानों दोनों की भार उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है। भूमि पर जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत दबाव है। वृक्षों की बेतहाशा कटाई हो रही है, वनों को नाश किया जा रहा है। इसके कारण क्या है, भू संसाधनों के कुप्रबंधन से मिट्टी और जो इसके दृश्य की गुणवत्ता है, मिट्टी गुणवत्ता है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। जो मृदा संसाधन है, मिट्टी है संसाधन, उसके बारे में जिक्र करेंगे। मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत है। यह समूचे पारिस्थितिकी को सहारा देती है। वनस्पतियों के रूप में भोजन और चारा प्रदान करती है। जीवन के लिए जरूरी जल का संचय करती है। इसमें बालू, सिल्ट, गाद और मिट्टी के साथ वायु और नमी मिश्रित होती है। उर्वरता मृदा की जल और ऑक्सीजन को रोकने की क्षमता पर निर्भर करती है। इसकी उर्वरता किस पर डिपेंड करती है? मृदा की जल और ऑक्सीजन रोकने की क्षमता पर। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। जो भारतीय महाद्वीप है उसके अंदर कौन सी कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, वो है पठारों पर और पूर्वी बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के निचले भूमि क्षेत्रों में गहरी लाल मृदा पाई जाती है। तो ये क्षेत्र है, ये इस प्रकार की मिट्टी है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये ऑप्शन टाइप में आ सकता है कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन और मालवा के पठारों पर पाई जाने वाली मृदा पर चिकनी मिट्टी का आवरण है, जो कि उच्च क्वालिटी की होती है। पश्चिमी भारत के रेगिस्तान क्षेत्रों की मृदा में कार्बनिक अंशों की कमी के कारण कम उपजाऊ होती है। जो पश्चिमी भारत है और जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है उसमें क्या है, कार्बनिक अंश की कमी होती है और उस कारण वो क्या है, कम उपजाऊ होती है। हिंद गंगा के मैदानों में बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गुजरात के मुहाना नदी मुक्त क्षेत्रों में दोमट मृदा पाई जाती है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा के निचले भागों की नम भूमि तथा दलदली भूमि और केरल में गले सड़े खेत की खाद और पादप सामग्री से भरपूर उपजाऊ मृदा पाई जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा जो स्लेटी से हल्के पीले भूरे रंग की होती है। ये इसकी क्वालिटीज है जो कि मृदा हमने देखी है। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी सोल्ड असाइनमेंट की PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF एकदम जेन्युइन और अच्छी क्वालिटी की होगी। अब देखते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। चट्टानों का क्षरण, भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षरण मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। भौतिक कारण क्या है, भौतिक क्षरण कैसे होता है? तापमान में उतार चढ़ाव होता है, उसकी वजह से क्या है, चट्टान की सतह पर फैलाव होगा, उसकी सतह फैल जाएगी। और कम टेम्परेचर होगा तो उसमें सिकुड़न होगा, जिससे क्या होगी, पर्वत में दरारें आ जाएंगी और छेद बनेंगे। ठंडे मौसम में पर्वत है उसमें क्या है, दरारों में मौजूद जो जल है वो जमने से इसका विस्तार हो जाता है, जिसके बल से क्या है, चट्टानें टूट जाती हैं। रासायनिक क्षरण क्या होता है? जल चट्टानी पदार्थों के एक या अधिक हिस्सों में घुलने से तथा उसके साथ क्रिया करके रासायनिक बदलाव करता है। घुले हुए तत्वों की उपस्थिति, गर्म तापमान रासायनिक क्षरण को बढ़ावा देते हैं। खनिजीकरण क्या होता है, ये इसमें देखेंगे। ह्यूमिडीकरण क्या होता है, ये भी इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन टाइप में एग्जाम में भी आते हैं। भौतिक क्षरण से चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, लेकिन यह असली मृदा नहीं होती है। मृदा के आगे विकास के लिए अर्थात खनिजीकरण, जो आगे विकास क्या होगा, खनिजीकरण होगा
और ह्यूमिसीकरण होगा, जिसकी प्रक्रिया में जैविक कारक शामिल होते हैं। कृषि एवं अति चराई के कारण हुए परिवर्तनों के बारे में जिक्र करना है, जो हम आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे। भूमि निम्नीकरण क्या होता है वो देखेंगे। यह भूमि की गुणवत्ता में कमी की प्रक्रिया है। उसमें क्या है, वनोन्मूलन, खेती, नदियों पर बांध बनाना, औद्योगिकरण करना, खनन करना, विकास कार्य करना, जैसे मानव बस्तियां, सड़कों, राजमार्गों, परिवहन तथा संचार के संजालों का निर्माण इत्यादि मानवीय कार्यों के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। तो ये भूमि निम्नीकरण की डेफिनेशन है और किस कारण होता है वो बताया गया है। सूखा, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी भूमि निम्नीकरण करती हैं। भूमि उपयोग में सदियों से मानव समुदाय में हुए विकास से बदलाव हुआ है। भूमि और मृदा के बारे में जिक्र करेंगे। पर्यावरण निम्नीकरण से न सिर्फ भूजल स्तरों में कमी आई है, बल्कि इससे भूमि निम्नीकरण, मृदा अपरदन हुआ है और मरुस्थलीकरण भी हुआ है। भारत में 30 से 50% के बीच निजी और सार्वजनिक भूमि का आकलन पारिस्थितिकीय रूप से भिन्न स्तरों तक निम्नलिखित के रूप में किया गया है। इसे सामान्यतः वेस्टलैंड बंजर भूमि भी कहा जाता है कि भारत में कुल जो भूमि है उसका 30 से 50% बंजर भूमि है या कम उपजाऊ है, जिसमें क्या है बारिश भी बहुत कम होती है। वेस्टलैंड जिसे बंजर भूमि भी बोलते हैं, विकास में अनेक मृदा जल प्रबंधन तरीकों को अपनाना, उचित पादप प्रजातियों को उगाना, उनका संरक्षण प्रदान करना, हितों को साझा करना इसमें सम्मिलित है। मृदा द्वारा ही कम कृषि करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, कचरा उपचारित करते हैं, जल का शोधन भी मृदा द्वारा संभव है। मृदा के उपयोग से मृदा में परिवर्तन हो जाते हैं। इनसे क्या है, कुछ परिवर्तन अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन होंगे वो ठीक होंगे, कुछ खराब होंगे। इस प्रकार क्या है, भूमि और मृदा के बारे में हम आगे डिटेल में जिक्र करेंगे। ये इसमें बताया गया है कि मिट्टी में क्या क्या है, उसमें क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है इसको डिटेल से देखते हैं। इससे हमारे ऑप्शन टाइप बहुत सारे बनते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के शरण से होता है। मृदा के निर्माण में शामिल प्रक्रिया मंद, क्रमिक और निरंतर है, मतलब बहुत धीमी प्रक्रिया है, लगातार होती रहती है। ये क्या है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा चट्टानें फैल जाएंगी, ठंडा होगा सिकुड़ जाएंगी, फिर क्या इनमें दरारें और छेद आ जाएंगे। फिर इसके क्या है, अनेक प्रकार के प्रक्रियाओं से ये टूटती हैं, जिसमें क्या है भौतिक क्षरण है। चट्टानों पर कार्य करने वाले यांत्रिक बल भौतिक क्षरण कहते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव हुआ, सतह में फैला हुआ सिकुड़न हुआ, दरारें और छेद बन जाते हैं। ठंडे मौसम में जो पत्थर होते हैं उनकी दरारों में जो जल होता है वो जम जाता है और बर्फ बनने से इनका फैलाव हो जाता है, विस्तार हो जाता है। विस्तार के बल से चट्टानें क्या है टूट जाती हैं, उनमें गैप बन जाता है और वो क्या है टूट जाती हैं। टूटी चट्टान क्या है, टुकड़े ढलानों से फिसलते हुए नीचे आते हैं। तो जो चट्टानें टूटती हैं वो नीचे गिरती हैं, उनमें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और फिसलते हुए क्या नीचे आते हैं और क्या है फिर दोबारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो जब धीरे धीरे टूटेंगे तो उसमें कुछ मिट्टी के कण बन जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बारीक हो जाते हैं। और क्या है, ओलावृष्टि, वर्षा, जो तेज बहने वाली नदियां हैं भौतिक क्षरण के मुख्य कारण है। जो क्या है पत्थरों से टकराएगी, चट्टानों से टकराएगी तो धीरे धीरे पत्थरों को काटती रहती हैं, ये भी इसके भौतिक क्षरण के कारण है। विशेष रूप से जब बालू कणों को लाते हैं जो रगड़क के कारण चट्टान की सतह का घर्षण करती हैं। विंध्याचल पर्वत के वनों में यह सामान्य रूप से देखा गया है कि जब वृक्षों की जड़ें अक्सर पत्थरों की दरारों को भेद देती हैं और समय के साथ जड़ों की कोणीय वृद्धि से चट्टानें टूट जाती हैं। ये इसका भौतिक कारण हो गया। अब रासायनिक कारण देखेंगे। जब चट्टानें क्या होती हैं, विघटित होते समय रासायनिक बदलाव से भी गुजर सकती हैं। जल चट्टानी पदार्थों से एक या एक अधिक हिस्सों में घुलने से अथवा उनके साथ क्रिया करके रासायनिक परिवर्तन करने का एक मुख्य कारक है। घुले हुए पदार्थों की मौजूदगी और गर्म तापमान रासायनिक क्षरण को बढ़ावा देते हैं। रासायनिक क्षरण की एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जल अपघटन। इसमें जल अपघटन कैसे होता है, H2O होता है जो हमारा जल की रासायनिक प्रक्रिया है। अब वो क्या होगा, किसकी, कार्बनिक कंपोनेंट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड में टूट जाएगा। जिसमें क्या है जल H+OH के आयन में टूट जाता है, जो कि मैंने ये रासायनिक प्रक्रिया दे रखी है। विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक अम्लों की उपस्थिति में
जो क्या होती हैं सिलिकेटो जैसे ऑर्थोक्लेज की क्रिया करके सिलिकेट मृदा बनाते हैं। तो कौन सी मृदा बनाते हैं? सिलिकेट मृदा। ऑक्सीजन और अपचयन की अभिक्रियाएं कार्बनीकरण रासायनिक क्षरण की अन्य महत्वपूर्ण साधन है। तो ये क्या है, इससे कौन सी मृदा बनती है, और ये एक रासायनिक प्रक्रिया आप लिख सकते हैं जिससे टीचर को आसानी होगी आपको मार्क्स देने में। या ये जैसे यह आएगी तो आप बता सकते हैं कि सिलिकेट मृदा किससे बनती है? रासायनिक क्षरण से बनती है। अब आ गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे, खनिजीकरण और ह्यूमिसीकरण। भौतिक क्षरण के परिणाम स्वरूप चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूट जाती है, लेकिन ये असली मृदा नहीं होती। पादप अकेले टूटी चट्टानों पदार्थों में भली प्रकार से उग नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? क्षरण से निर्मित जो सामग्री होगी उसमें आगे बदलाव होते रहते हैं, जिसके विषय में आप क्या है आगे पढ़ रही हैं, जो चैप्टर में आगे दे रखा है। अब आपने देखा होगा कि क्षरण के समय अधिकतर भौतिक और रासायनिक क्रियाएं शामिल होती हैं। मृदा के आगे विकास के लिए खनिजीकरण होता है और ह्यूमिसीकरण होता है। के लिए मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? जैविकरण। तो ये यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है। तो मृदा के विकास के लिए भौतिक और रासायनिक क्षरण के बाद जो प्रक्रिया होती है उसे खनिजीकरण बोलते हैं, और वो किसकी प्रेजेंस में शामिल होता है? जैविक कारक शामिल होते हैं उसको करने में। तो एक ऑप्शन टाइप बन सकता है हमारा। मृदा निर्माण की प्रारंभिक क्रियाएं होती है ना, उसमें मृदा में कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, वनस्पतियां मृदा जंतु जात विकसित नहीं होते। ऐसी मृदाओं में शैवाल, लाइकेन, मांस और अन्य छोटे प्रकार के पादप उगते हैं। अपनी मृत्यु और सड़न से कार्बनिक पदार्थ प्रदान करते हैं। समय के साथ विभिन्न प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ऐसी मृदाओं में रहना शुरू कर देते हैं। ये फिर मृदा क्या होती है? अपशिष्ट और मृत अवशेषों द्वारा कार्बनिक तत्व प्रदान करती है। ये कार्बनिक कचरा कूड़ा फिर अपेक्षाकृत आसान रूप में बदल जाता है। ये बदलाव की प्रक्रिया किसे क्या बोलते हैं? अपघटन। तो ये एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद देखेंगे। तो ये अपघटन की प्रक्रिया क्या है ये आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणुओं और कवकों द्वारा होती है। ये कार्बनिक पदार्थ का विभिन्न यौगिक जैसे कौन से यौगिक बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, वसा, लिग्निन, मोम, रेजिन और उनके अंशों में बदलाव कर देते हैं। इन यौगिकों को आगे सरल उत्पादों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज में बदल दिया जाता है। ये बाद वाली प्रक्रियाएं खनिजीकरण कहलाती हैं। तो मतलब इसके कहने का अर्थ क्या है? अपघटन प्रक्रिया द्वारा जो विभिन्न सूक्ष्म जीव हैं, जो जीवाणु है, कवक है, ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ हो गए। ये क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, वसा, मोम, रेजिन और इनके अंश में बदलाव कर दिया। जो सूक्ष्म जीव है उनको बदल दिया अपघटन की प्रक्रिया द्वारा। तो अब क्या होगा, जो ये यौगिक है ना, आगे उसको और सरल उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में बना दिया, जल में, खनिजों में बदल गए। तो ये बाद वाली प्रक्रिया है ना, यौगिक को सरल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिजों में बदला जाता है। इसे खनिजीकरण बोलते हैं। और अवशेषी क्या है? अधूरे रूप से बदले कार्बनिक तत्व जो खनिजीकरण के बाद बचता है। खनिजीकरण हो गया, उसके बाद भी जो बचा है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। और इससे बनने की प्रक्रिया क्या है? ह्यूमिसीकरण। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, कौन सा हो गया मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहला है यहाँ से यहाँ तक खनिजीकरण की प्रक्रिया है, और फिर दूसरा देखोगे आप तो दूसरा कौन सा है? यहाँ से जो अवशेष बचे हैं और यहाँ तक ह्यूमिसीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आगे देखेंगे, ह्यूमिस एक अक्रिस्टलीय कोलाइडी और गहरे रंग का पदार्थ होता है जो अधिकांश मृदा सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा और पोषकों का स्रोत होता है। मतलब पोषक कहाँ से मिलते हैं? इससे अक्रिस्टलीय कोलाइडी। इसका रंग कैसे होता है? गहरे रंग के पदार्थ होते हैं। ह्यूमस महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मृदा को एक ठोस गठन देता है जिससे बेहतर हवा का आना जाना सुनिश्चित हो सके। कोलाइडी स्वभाव का होने के कारण इसमें जल और पोषकों का ग्रहण और धारण करने की अत्यधिक क्षमता हो जाती है, और ह्यूमस मृदा की उपजाऊ शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देता है। तो मतलब कहने का क्या अर्थ है? जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होगा उस मृदा की उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा मृदा अपरदन और जो भूमि कटाव भी बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की जो ऊपरी सतह है ना, उपजाऊ परत का बहना, उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जो हमारी मिट्टी की, पृथ्वी की ऊपरी परत है, उसका उड़ जाना, बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और जो मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत बनने में लगभग
1 लाख वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत बनने में 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। तो अपरदन बहुत ही हानिकारक है और उसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि इसका 2% उपजाऊ भाग प्रतिवर्ष बह जाता है। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है ना, उसकी कुछ एक मोटाई है, उसी सतह तक वो उपजाऊ है, उसके बाद उपजाऊ नहीं है। जो उपजाऊ है उसका 2% प्रतिवर्ष बह जाता है। जो गंगा नदी है प्रतिवर्ष कितनी है, 30 करोड़ टन मिट्टी बंगाल की खाड़ी में डाल देती है, जो कि उपजाऊ है। मिट्टी के अपरदन को कृषि है, जो खेती है, का निर्दयी शत्रु और रेंगती हुई मृत्यु बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं जो मिट्टी अपरदन को क्या बोलते हैं, निर्दयी शत्रु और रेंगती हुई मृत्यु। ये आ सकता है ऑप्शन टाइप में। मृदा अपरदन के कारण क्या है, किस कारण से होती है? जो बाढ़ का जल है, जो किनारा तोड़ देगा तो मिट्टी बह जाएगी। ढलानों में, पहाड़ों में होगा तो उसमें क्या है, ढलानों में मिट्टी कट जाएगी, गड्ढे बन जाएंगे, बह जाएगी मिट्टी। जो मूसलाधार वर्षा को ज़्यादा वर्षा होगी तो उससे क्या है, मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, बह जाती है। जब सूखे प्रदेश होंगे उनमें वायु से रेत उड़ जाती है, जैसे राजस्थान के चूरू जिले हो गए, झुंझुनू जिला, तो उसमें जो ऊपरी रेत है वो वायु से उड़कर टीले बन जाते हैं, तो उपजाऊ मृदा कम हो जाती है। वनों की कटाई से, पशु को अत्यधिक चराई से, जो झूम कृषि होती है, एक जगह वृक्ष काटे वहाँ खेती की, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी कम हो गई, दूसरी जगह वृक्ष काटे तो उससे भी क्या है, इसमें शरण होता है इसका। जो कृषि के अवैज्ञानिक ढंग से और समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई न करें, उससे भी क्या होता है, मिट्टी नष्ट होती है, उपजाऊ मिट्टी है वो। जो अति कृषि के कारण सीमांत उत्पादकता है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। विश्व की विशाल जनसंख्या के पेट भरने के लिए जो फसलों के लिए मिट्टी का लगातार दोहन हो रहा है और इससे मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही है लगातार, तो इसे क्या बोलते हैं, अति कृषि के कारण सीमांत उत्पादकता। मृदा संरक्षण के कारगर उपाय, तो मृदा को, जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बचाने के लिए कारगर उपाय के बारे में बात करेंगे हम। तो इसमें 2 पक्ष दिए गए हैं, मिट्टी के अपरदन को रोकना, मिट्टी की उर्वरता जो है उसको, या तो जो मिट्टी है उसको बचाओ और उसकी क्या है, उर्वरता भी बनाए रखो, 2 हैं। पहले केस में देखेंगे मिट्टी का अपरदन रोकने के उपाय क्या हैं। वृक्षों को रोप दो, उनकी जड़ों से मिट्टी पकड़ी रहेगी, बाढ़ आएगी, कुछ भी आए, पानी बहेगा तो मिट्टी कम बहेगी। बांध बना दो, जो नदियों में बांध बना दो, जिससे क्या है, जो नदियाँ मिट्टी को बहा के ले जा रही है वो कम हो जाएगा। पशु चारण पर नियंत्रण, अति चराई मत करो, पशुओं के पाँव से कट जाती है मिट्टी, फिर वायु से, जल से वो उड़ जाती है। पंक्तिबद्ध पौधारोपण करो, लाइनों में पौधे रोपो, ताकि एक लाइन में अगर मिट्टी बहे तो दूसरी में रुके, दूसरी से तीसरी में, ऐसे, तो उससे ये लाभदायक है। कृषि प्रणाली में सुधार करो, सीढ़ीदार खेत बनाओ, ढलानों पर जल रोकने के लिए मतलब समान जुताई वाली खेती करो, फसलों को अदल बदल कर करो, खड्डों की भरपाई करो, खेतों की मेड़बंदी करो, हवाओं का जोर रोकने के लिए कटीली झाड़ियों की रक्षक पट्टी लगाओ, भूमि को हवा की दिशा में समकोण जोतने की प्रक्रिया भी है, क्या मिट्टी को हवा से बहने में मुश्किल पैदा करती है। फसलों को काटते समय जो पौधे हैं उनको जड़ों से उखाड़ो मत। जैसे कई क्या है, कपास की खेती हो गई तो उसका पौधा है उसको उखाड़ देते हैं, नहीं, उसकी जड़ों से उसको काटो ताकि मिट्टी उसके साथ उखड़ के ना आए और मिट्टी उपजाऊ भी बनी रहे, खाद भी लगे उसमें और मिट्टी का शरण भी कम हो। अगला है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। मिट्टी की उर्वरता कैसे बनाए रखोगे, जब मिट्टी पर अत्यधिक जल प्रवाह कर दोगे तो ऊपर वाली मिट्टी बह जाएगी, तो अत्यधिक जल प्रवाह मत करो। हरी खाद से मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है। लाल क्लोवर, लाल तिपतिया, स्वीट क्लोवर, अल्फाफा हरी खाद की फसलें हैं, तो हरी खाद से मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है। जो कपास मक्का की फसलें भूमि में नमक को घटाती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा यहाँ से। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए मटर, सेम और दाल की फसलें उगाई जाती हैं। उर्वरकों का प्रयोग करके भी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। मिट्टी है उपयोगिता, मिट्टी की सिंचाई से बढ़ती है। जो आधुनिक कृषि है का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में देखेंगे। जो तेज गति से बढ़ती हुई विशाल आबादी में भोजन की जो मांग है इतनी बढ़ गई है, एकदम आबादी में क्या है, विस्फोट हो गया एकदम। आज भारत की जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़। अगर सपोज करो इसी दर से बढ़ती रही 200 करोड़ हो जाएगी, 300 करोड़, मतलब एक देश को सपोज कर सकते हो आप 300 करोड़ पे। एक देश में 300 करोड़ जो भारत है उसके क्षेत्रफल में किसको आप पानी दोगे, किसको आप भोजन दोगे,
मार काट मच जाएगी, अपराध इतने हो जाएंगे। मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेरोजगारी वगैरह तो बहुत छोटी बात है, लोगों के खाने के लिए नहीं बचेगा अगर इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो कृषि आधारित उद्योगों को भारी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य ने पुराने तरीके से खेती को छोड़कर नए वैज्ञानिक तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि अनाज कम होता था पहले पुरानी पद्धति से, अब नई से ज़्यादा अनाज होने लग गया है। पुरानी खेती प्रकृति से ज़्यादा करीबी थी क्योंकि वह मनुष्य और पशुओं की ताकत पर निर्भर करती थी। पुराने तरीकों से खेती का उत्पादन कम होता था लेकिन अनाज व सब्जियों की किस्में बेहतर होती थी। वह भोजन शरीर के लिए अच्छा था, लेकिन खेती के आधुनिकीकरण ने कृषि को गहन बना दिया। पहले क्या था, गेहूं हो गया, गेहूं को मान लो, गेहूं करते थे 1 एकड़ में कितनी हो गई 20-25 मन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो। परंतु क्या होती, बिना खाद की होती थी, प्योर, खाने में एकदम उच्च क्वालिटी की। परंतु आधुनिकीकरण ने क्या है, उर्वरता बढ़ा दी, खाद डाल दिया, स्प्रे कर दिया, ठीक है, कीटनाशक डाल दिए, उसकी वजह से क्या है, उत्पादकता 50 मन होगी, डबल हो गई, परंतु क्वालिटी डाउन आ गई। जिसका मकसद क्या है, केवल प्रति हेक्टेयर उपज अधिक से अधिक करना, अधिक से अधिक फसल लेनी है, हमें अनाज पैदा करना है। इसके लिए थोड़े समय में अधिक पैदावार देने वाले बढ़िया बीज, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनों, कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक खाद, इनका प्रयोग किया जा रहा है। मंडियों का फैलाव किया जा रहा है। अत्यधिक सिंचाई जैसी तकनीकों का सहारा लिया गया है। यहाँ एक प्रकार के पैकेज प्रौद्योगिकी जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया, हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति में क्या है, आधुनिक उत्सव से उत्पादन तो बढ़ा, गेहूं के भंडार तो भर गए, धान तो भर गए, लेकिन क्या हुआ, गरीब लोगों की भूख मिट गई? नहीं, गरीबों को आज भी राशन दिया जा रहा है। आज सरकार, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हम 80 करोड़ जनसंख्या को प्रति माह 5 kg राशन और तेल दे रहे हैं, राशन उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब भूखमरी कहाँ मिटी, उत्पादकता बढ़ के फिर भी वहीं का वही हाल है। विश्व में पर्यावरण को कृषि के इस समग्र विकास की क्या कीमत चुकानी पड़ी है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिसका कोई जवाब दे नहीं पाया है, ना सरकार दे पाई है ना कुछ और, क्योंकि इसका प्रबंधन सही से नहीं हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ बढ़ गया है इसके कारण। आधुनिक जो खेती है उसका सबसे बुरा प्रभाव क्या है, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को रोकना पड़ा। कम समय में अधिक उत्पादन करने के लिए सामान्य से अधिक पैदावार तभी मुमकिन होगी जब बढ़िया किस्म के बीज होंगे, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई, मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। और उन्नत किस्म के बीज अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो और भी सहारा लिया जाता है, जिससे क्या है, प्राकृतिक जो साधन है उस पर जोर बोझ पड़ रहा है। जोखिम भरी एकल खेती को बढ़ावा दिया गया। तो मतलब क्या है, परंपरागत खेती में फसलों और मिश्रित फसलों का चुनाव करते समय किसान क्या करते थे, स्थानीय क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी पानी की स्थितियों को देखते थे। पहले क्या देखते थे, जलवायु देखते थे, मिट्टी की क्वालिटी देखते थे, ताकि मतलब जो फसल उसके लिए उन्नत होगी वही करते थे। आज के लिए क्या है, पैसे के लिए कोई भी खेती कर लेते हैं भाई, रासायनिक पदार्थ डाल देंगे, कीटनाशक डाल देंगे, मशीनों का यूज़ कर लेंगे, तो जोखिम भरी एकल खेती करने लग गए हैं। उनके द्वारा चुना गया जो फसल चक्र है भूमि की उपजाऊ शक्ति को ले डोबा और उत्पादन की गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम नहीं है। लेकिन उत्तम बीजों के चलन से चावल, गेहूं, कपास की फसलों में इतनी बड़े क्षेत्र में बोई जाने लगी कि ये फसलें बहुत जल्दी रोग पकड़ लेती हैं। दक्षिण भारत में क्या है, अमेरिकन सुंडी नामक एक बीमारी लग गई है जो कपास की फसल में होती है। वो क्या करती है, एक अकेली बीमारी पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। अगर उन्नत बीजों से पैदा हुई नाजुक फसलों को खतरा होता है, अनिश्चितता का माहौल बनता है। दक्षिण भारत में कपास ने किसान द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की हैं और कृषि की इस नई संस्कृति की देन है। जो कृषि आज भी देखो, किसान बोलते हैं कि उनकी उन्नत कर दिए गए, मशीनें दे दी गई हैं, नए बीज ला दिए गए, परंतु किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही हैं। दिन भर किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, कृषि घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जो किसान है वो पहले क्या था, कर्जदार था, आज भी कर्जदार है। क्यों नहीं हुआ, फसलें का दाम बढ़ गए, कितने बढ़े, जितनी महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़ गए, ज़्यादा बढ़ गए, परंतु हुआ क्या, किसान गरीब का गरीब रह गया। उसकी कमाई क्या है, वो कर्जवान का कर्जवान रह गया। आधुनिकता आ गई परंतु किसान गरीब का गरीब है, आत्महत्याएं हो रही हैं। अगला अपना देखेंगे मुद्दा, रासायनिक खाद का असर क्या है। उन्नत किस्म के जो बीज हैं, अधिक मात्रा में फसल रासायनिक खादों के उपयोग के बिना नहीं हो सकती है। जो किसान हैं खेतों में रासायनिक खादों की अधिक से अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं जिसे यूरिया बोलते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम नामक खादें जमीन को दूषित कर रही हैं। तो मतलब ये क्या है, जमीन की उर्वरता को कम कर रही है, प्लस जो उसके अंदर जो ग्राउंड वाटर है ना उसको और बर्बाद कर रही है।
फसलों को शक्तिहीन बनाती है। रासायनिक खाद वाली फसलें जड़ों को कमजोर कर देती हैं, वे जल्दी रोग पकड़ने लेती हैं। पंजाब हरियाणा में भूमि सर्वेक्षण जो सोयल सर्वे हुआ है ना, उससे पता लगा है कि अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने की वजह से उस क्षेत्र की मिट्टी में क्या है 54% जिंक, 44% मैग्नीज, 30% सल्फर, 21% लोहा जैसे तत्व क्या हैं कम हो गए हैं। खेत में जो यूरिया प्रयोग की जाती है ना, उसके कारण जो जमीन के अंदर जो उसका वाटर है, ग्राउंड वाटर, उसके कारण क्या है रासायनिक झीलों तालाबों में पहुंच गया है, उसके ग्राउंड वाटर खराब हो चुका है, यूरिया की मिलावट हो गई है, लोगों को कैंसर की बीमारी होने लग गई है। जो पंजाब में एक ट्रेन चलती है, स्पेशल नाम है वो, बीकानेर तक चलती है, उसका कैंसर ट्रेन नाम रख दिया गया है। वो पूरी कैंसर पेशेंट से भरी जाती है। तो ये यूरिया का हाल है जो उसने ग्राउंड वाटर का खराब कर दिया है। जलाशय में पोषक तत्व बढ़ गए, फलस्वरूप वहाँ एल्गी और विशेष जीव समूह की संख्या बढ़ गई। नए झीलों और तालाबों की परिस्थितियाँ बदल रही है, दूषित जल और अन्य जीवों जीवित रहना मुश्किल है। मतलब दिन पर हमारे देश में क्या है, ग्राउंड वाटर की कंडीशन खराब है, नदियाँ बिल्कुल खराब हो गई है, दूषित हो गई हैं, मिट्टी की उर्वरता कमज़ोर होती जा रही है। जो भारत में रासायनिक उर्वरता की बढ़ती खपत है वो वर्ष के हिसाब से देखेंगे कितनी बढ़ रही है और उसकी खपत कितनी हो रही है, वर्ष और उसकी खपत देखेंगे टन में है जो खपत है। 1960-61 में 292 टन, 70-71 में कितनी बढ़ गई देखो 2177 टन, 1980-81 में कितनी होगी 5516 टन हो गई, 1990-91 में कितनी होगी 12546। मतलब देखो स्पीड कितनी बढ़ रही है। जो रासायनिक उर्वरक है उसकी कितनी स्पीड से कंजम्पशन उसका उपयोग किया जा रहा है। 2003-04 में 17,474 कीटनाशकों उर्वरक जो रासायनिक पदार्थ है उसका उपयोग किया जा रहा है। मतलब कितनी गलत बात है ये, एक अपनी उत्पादकता लेने के लिए कितने रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। कीटनाशक दवाइयों का असर, सब्जियों, फसलों, फल फूलों पर लगने वाले कीड़ों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जो जीवननाशक रसायनों का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। कीटनाशक रसायनों में विभिन्न प्रकार के फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक, कृमिनाशक, सूक्ष्म कीटनाशक, दुर्मक ये आदि शामिल किए जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसको शामिल करने के लिए क्या करेंगे, इनको मारने के लिए पारा, सीसा, गंधक, चूना, आर्सेनिक आदि जहरीले तत्वों का फैलाव होता है। ये जहरीले तत्व क्या करेंगे, जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं ना, जो मित्र जीव होते हैं, जो किसान के साथी होते हैं, फसलों के साथी होते हैं, वो साथ में उनको भी मार देते हैं। जो मित्र जीव हैं उसको मार देते हैं। बीटल, कीट, स्पाइडर, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई आदि मित्र जीव फसलों को हानि पहुंचाने वाले हैं, शत्रुओं को खाकर अपना जीव चक्र पूरा करते हैं ना। जो मित्र हैं, जो किसान मित्र हैं, वो क्या है जहरीले कीटनाशक इन मित्र जीवों को मारकर पौधों की वनस्पति की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को तहस नहस कर देते हैं। जो क्या है, जो पौधे और फसल है उसको प्राकृतिक रूप से जो रोकती है ना, उस प्रणाली को इस तहस नहस कर रहे हैं। कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से फसलों के जो शत्रु है ना, उसको क्या है जीवों में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती जा रही है। उन पर क्या है कीटनाशकों का असर नहीं हो रहा है तो बहुत ही लोअर हो रहा है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे देख लो, जो मच्छर मारने की दवाई है ना, उसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता गया, परंतु क्या है मच्छर भी धीरे धीरे बढ़ गए। उनमें क्या है, उस दवाई को जो कौन सी यूज होती है DDT, उन पर बेअसर हो रही है, उस पर कोई उसका असर नहीं हो रहा है, तो मच्छर की संख्या बढ़ रही है, उनको प्रतिरोधक क्षमता उनमें बढ़ गई है। जो कीटनाशक रसायनों के प्रभाव की अवधि है वो देखेंगे, कोई दवाई है उसका उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे। DDT है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा 20 से 25 साल तक। गामा BHC कितने पड़ेगी 15 से 20 साल। यह है कार्बोकायरान, ये 30 से 35 दिन तक। फोरेट 20 से 25 दिन। क्लोरोपाइटिफोस 15 से 20 दिन। डाइक्लारन 15 से 20 दिन इसका असर रहता है। जो इन कीटनाशक दवाई है ना, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये विषैले तत्व होते हैं जो क्या होंगे, जल, मिट्टी, वायु के द्वारा वातावरण में पहुंच जाते हैं। मिट्टी के माध्यम से पौधे क्या है इन्हें सोख लेते हैं। अनाज, फसल, सब्जियों के माध्यम से कीटनाशक मानव, क्योंकि हम इसे खाते हैं तो हमारे शरीर में आ जाते हैं। हमारे पशु पक्षी खाते हैं तो उनके जीव जंतु हो गए, उनके शरीर में घुसकर जानलेवा बीमार रोगों का उत्पन्न करते हैं। कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं जिसका कोई उपचार भी नहीं है। चारे और पानी के जरिए पशुओं में प्रवेश करके दूध खाते हैं, दूध पीते हैं हम, और मांस खाते हैं। पशुओं का जो मांसाहारी हैं वो क्या करेंगे, मनुष्य के शरीर में पहुंच गए। जो खेतों से जल बहकर जहरीले तत्व झीलों, नदियों, समुद्रों में पहुंचता है, क्योंकि किसान ने खेती कर दी, धान की फसल है, उसमें कीटनाशकों का उपयोग कर दिया, वो क्या है नदियों में बहा दिया जाता है। तो क्या है नदी का पानी जहरीला हो गया और वो क्या है
डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनुष्य के शरीर में चला जाता है। और शोध बताता है कि आज बाजार में बिक रही ज़्यादातर सब्जियां मानक से 200% अधिक कीटनाशक पाए जाते हैं। मतलब वो ऑलरेडी एक जहर है जो हम खा रहे हैं। ये तत्व क्या है, धीमे जहर के रूप में काम करते हैं। आज खा लिया पता नहीं लगा, पता वर्षों बाद क्या है, कोई बीमारी हो गई उसमें बढ़ जाती है, जो मांसपेशियों को ढीला और कमजोर बना देती है। मृदा निर्माण प्रक्रिया का वर्णन, मृदा का निर्माण कैसे होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मृदा निर्माण में 5 मूल कारक देख लेंगे, ये ऊपर वाला हम पहले पढ़ चुके हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया, जो जलवायु मृदा निर्माण का सबसे जरूरी सक्रिय कारक है। जो जलवायु होगी वो सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण क्या है, कारक है। मृदा के विकास में जुड़े विभिन्न जलवायु तत्व, वर्षा, वाष्पीकरण, बारंबारता, समय, नमी का तापमान इसमें है। मृदा निर्माण में सेल निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मृदा निर्माण के गठन, संरचना, सेल जमाव, खनिज, रासायनिक मेल पर निर्भर करती है। जिन स्थानों पर मृदाएं नहीं होती हैं अर्थात वयस्क नहीं होते, वहाँ की मृदाओं की मूल सेलों के साथ गहरा संबंध होता है। मूल सेल की धरातल पर भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। तेज ढालों वाले क्षेत्रों में मृदा पतली और सपाट क्षेत्र में मृदा गहरी और मोटी होती है। मतलब जो अब पहाड़ी एरिया में वो मृदा क्या होगी, पतली होगी, और जो ग्राउंड लेवल की मृदा है वो मोटी मिलेगी। ढाल वाली धरातलों में जहाँ अपरदन कम होता है, जल का रिसना अच्छा होता है, मृदा निर्माण के लिए अनुकूलन होते हैं। एक हो गया जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं क्या करेंगी, मृदा एवं जैव पदार्थ, नमी थामने की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होती हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव ह्यूमस प्रदान करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गति ठंडी एवं गर्म जलवायु मिट्टियों को फर्क को दर्शाती है। जो मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, लगने वाले समय, टाइम और मृदा की परिपक्वता उसके काट का विकास का तय करती है। जो खनिजीकरण है वो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, खनिजीकरण क्या होता है, ह्यूमिशीकरण क्या होता है, ये आप उसमें ऊपर जाकर देख सकते हैं। हम इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। जो भूमि निम्नीकरण का अर्थ देखेंगे क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, वो हम इसमें देखेंगे। तो भूमि निम्नीकरण को सामान्य रूप से मृदा को उत्पादन करने की क्षमता में गुणात्मक, मात्रात्मक, सेवा और वस्तुओं की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन भूमि निम्नीकरण की ऑलरेडी बता रही है कि ये क्या है। मानवीय क्रियाएं जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है, उसमें वनोन्मूलन, खेती, नदियों पर बांध बनाना, औद्योगिकरण, खनन, विकास कार्य जैसे मानव बस्ती, सड़कों, राजमार्गों, परिवहन, संचार के संजालों का निर्माण इत्यादि इसमें शामिल है। जो प्राकृतिक आपदाएं आ गई जैसे, ये भी क्या करती हैं, समुदाय में विकास के बदलाव हैं। विश्व में भूमि निम्नीकरण की मात्रा और उसके कारण क्या है, कारण देखते हैं। जो विश्व में भूमि निम्नीकरण के कारण है वो देखेंगे। तो सबसे पहले माइंड में बिठा लो कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है, फिर उसके कारण आप आराम से समझ सकते हैं। तो जो मृदा को उत्पादन करने की क्षमता है ना, उसमें कमी आना भूमि निम्नीकरण है। वनोन्मूलन क्या है, उसमें देखेंगे खेती और शहरी उपयोग के लिए वनों के विशाल आरक्षित क्षेत्र को व्यापक स्तर पर पेड़ काटकर साफ कर दिया जाता है। 20 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक उष्णकटिबंधीय वनों को 1975 से 1990 के काल में क्या है, खाद्य उत्पादन के लिए काट दिया गया। तो वनोन्मूलन हो गया एक कारण। अति चराई, विश्व में लगभग 20% चरागाह मैदानी क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वर्तमान में अफ्रीका और एशिया सबसे गंभीर हानि हुई है। अफ्रीका और एशिया में सबसे वनों को गंभीर हानि हुई है। 20% चरागाह मैदानी क्षेत्र का जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं अति चराई के कारण। जो जलवान का उपभोग है, लगभग 17.30 करोड़ घन मीटर जलवान की लकड़ी को वनों और बागानों से प्रतिवर्ष काटा जा रहा है। कृषि कुप्रबंधन, जो जल अपरदन के कारण मृदा की हानि का आकलन 2500 करोड़ टन वार्षिक का है। मृदा लवलीकरण, जल वाष्पन, रासायनिक निम्नीकरण, मरुस्थलीकरण विश्व स्तर पर लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को प्रभावित करता है। अगला आएगा कारक औद्योगिकरण और शहरीकरण। जो शहर में दिन भर वृद्धि होती जा रही है, सड़क निर्माण हो रहे हैं, खनन उद्योग हो रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण प्रमुख कारण है। बहुमूल्य कृषि भूमि अक्सर क्या है, नष्ट हो जाती है। पर्यावरणीय निम्नीकरण से न सिर्फ भूजल स्तरों में कमी आई है, बल्कि इसमें भूमि निम्नीकरण, मृदा अपरदन जैसी मरुस्थलीय भूमि का भी विकास हुआ है, उसमें आगे बढ़ गई है। मरुस्थलीय भूमि है उसका बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, ऊपरी परत उड़ रही है। तो इस प्रकार की हानि देखी जा रही है। जो भारत में 30 से 50% ऑलरेडी क्या है,
मरुस्थलीय भूमि हो चुकी है, कम बारिश होती है, उर्वरता कम हो गई है। इसमें देखेंगे तो निजी और सार्वजनिक भूमि का आकलन पारिस्थितिकीय रूप से विभिन्न स्तरों में निम्नीकृत के रूप में किया गया है। इसे सामान्यतः वेस्टलैंड बंजर भूमि कहा जाता है। तो ऑलरेडी वेस्टलैंड भूमि कितनी है? 30 से 50%। अर्थात ऐसी भूमि पारिस्थितिकीय निम्नीकरण, अति दोहन, स्पष्ट प्रबंधन तंत्र की अनुपस्थिति के कारण अपनी क्षमतानुसार जीव मात्रा का उत्पादन नहीं कर रही है। तो इसमें वेस्टलैंड भूमि के विकास के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए, योजना चलाई गई हैं, उसके नाम देखेंगे 5 हैं। समेकित वेस्टलैंड विकास परियोजना, जिसे IWDP भी बोलते हैं। प्रौद्योगिकी विकास विस्तार और परीक्षण योजना, गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संस्था समर्थन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना, बंजर भूमि वेस्टलैंड विकास कार्यबल। तो ये 5 प्रक्रिया हैं जो योजना है वो चलाई गई हैं। आपको कोई एक ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन देगा, एक प्रक्रिया बताओ जो वेस्टलैंड भूमि कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। 3 राइट होंगी, एक गलत होगी, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप देख लीजिएगा। अब इसमें देखेंगे कृषि में कीटनाशक डालते हैं, उसके दुष्प्रभावों को प्राकृतिक तरीकों से कैसे रोका जा सकता है, उनको कम कैसे किया जा सकता है। उसमें इस तरीकों में देखेंगे, रासायनिक कृषि है, नाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। जैविक कृषिनाशक जल, वायु, मृदा के जरिए मनुष्य के शरीरों में जहर नहीं घोलते, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। मतलब जैविक कीटनाशकों का उपयोग करो। तो ये तरीके हैं। तीसरा है कीट नियंत्रण के लिए फसलों पर नीम की पत्तियों का घोल और निम्बोली से निकले तेल का छिड़काव किया जाता है। फसलों में क्या है, ये जो नीम की पत्तियां हैं उसका घोल का प्रयोग किया जाए, निम्बोली है उसके तेल का प्रयोग किया जाए, और कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जाए, जिससे क्या है, जहर मनुष्य के शरीर में, फसलों में कम जाए। नीम के अतिरिक्त जैविक कीटनाशकों के रूप में चंपक के फूलों का रस, तुलसी की पत्तियों का अर्क, ये इस प्रकार के जो घरेलू नुस्खे हैं उसका उपयोग किया जा सकता है। निर्धारित मानकों के अनुरूप यदि हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें क्या है, अगर मानक के रूप में अगर उसमें एक्सीड ना करे, ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, तो भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जल क्रांति की समस्या का समाधान सुझाइए। अधिक पानी सोखने वाले वृक्ष जैसे सफेदा और पॉपुलर आदि लगाकर इस समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। जलाक्रांति की समस्या क्या है, जहाँ भूमि पर पानी आ जाता है, जिसे लूणी भी बोलते हैं और सेम बोलते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त पानी की निकासी कर दो, नहरों द्वारा सिंचाई को कम करो। विशेषज्ञ ऐसी भूमि मतलब क्या है, ट्यूबवेल लगा लो, पाइपलाइन दबा के दूसरी जहाँ बंजर भूमि है वहाँ पर पानी पहुँचाकर इसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हरित क्रांति क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई, उन्नत बीज और जैव रासायनिक उर्वरकों के आधारभूत निवेश को हरित क्रांति कहा जाता है। तो हरित क्रांति क्या हो गया, बढ़िया बीज, बढ़िया सिंचाई और जैव रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके बढ़िया फसल प्राप्त करना हरित क्रांति है। ये कहाँ पर आई, खाद्यान्न कृषि के लिए यह क्रांति सन 1966 से 1967 जो मेनली हरियाणा और पंजाब में आई थी। सेम की समस्या क्या है, धरती पर पानी, जो जमीनी स्तर का पानी है वो धरती की सतह पर आ जाना सेम की समस्या है। सेम की समस्या वास्तव में जला क्रांति और लवणता के कारण मिट्टी की कृषि के अयोग्य हो जाने की समस्या है। जैविक खाद क्या होती है, कृषि अपशिष्ट, गोबर, नील हरित शैवाल, केंचुओं को पालने से बनी खाद जैविक खाद कहलाती है। जैविक खाद से पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता। अति चराई के प्रमुख दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो मृदा संसाधनों का महत्व क्या है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखेंगे ऑप्शन टाइप MCQ प्रश्न, जो कि लास्ट क्वेश्चन पेपर में आए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हम देखेंगे अभी इस क्लास में ही। तो अब देखें, मृदा संरक्षण से किन 2 मुख्य समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। तो मतलब कौन सी ऐसी 2 समस्याओं का जो मृदा संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, मृदा अपरदन की समस्या, मृदा की उर्वरता के होश की समस्या। जो जल क्रांति है की समस्या का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर मिट्टी पर ग्राउंड लेवल का वाटर आ जाएगा, जिसे सेम की समस्या ही बोलते हैं, तो इससे क्या नुकसान होगा, जो उपजाऊ तत्व है का रिसाव हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी कम हो जाएगी, उससे लूनी लग जाएगी, नमक आ जाएगा धरती पर। वे कौन सी फसलें हैं जिन्हें खेती करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती हैं। तो लाल क्लोवर, लाल तिपतिया, चारा, स्वीट क्लोवर, सुनई, अल्फाफा इत्यादि हरी खाद वाली फसलों को उगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कौन सी फसलें बोई जाती हैं, दालें, दलहन की फसलें, मटर, सेम इत्यादि। शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेशों में जल संरक्षण के असरदार उपाय कौन से हैं।
शुष्क भूमि कृषि प्रणाली, शुष्क भूमि की कृषि प्रणाली आई है, उनका उपयोग करके, बौछारी सिंचाई का प्रयोग करके, टपकन सिंचाई का प्रयोग करके। शुष्क प्रदेशों में जल बचाव के मुख्य उपाय हैं, इन उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। रेन हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो रेन हार्वेस्टिंग क्या होती है? बारिश के पानी को स्टोर करना रेन हार्वेस्टिंग होती है। जल के मुख्य प्रमुख स्रोत कौन से हैं? जो पृष्ठीय जल है वो, भूमिगत जल जो भूमि के नीचे है, जो वायुमंडल में जल है वो, और महासागरीय जल जल के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जो एवरेज है सभी जगहों को मिलाकर, तो औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? 9 सितंबर 1987 को राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी। बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत की नदियों में औसत वार्षिक जल प्रवाह कितना है? 1869 अरब घन मीटर भारत की नदियों में औसत वार्षिक जल प्रवाह है, तो 1869 अरब घन मीटर। सन 2001 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी थी? 2001 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1869 घन मीटर। भारत की भूगत जल संपदा कितनी है? भूगत जल जो भूमि नीचे जल है उसकी कितनी है? 443.8 अरब घन मीटर। भारत के भूगत जल के कुल उपलब्ध संसाधनों का कितना भाग विकसित किया जा सकता है? 37.24%। जल संरक्षण की दो प्रमुख विधियों का नाम बताइए। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को इकट्ठा करके, जल संभर प्रबंधन करके। जो वर्षा का जल संग्रहण के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? छत के वर्षा का जल संग्रहण करके, खुदे हुए कुओं का पुनर्भरण करके, रिसाव गड्ढों का निर्माण करके। भूपृष्ठ के कितने भाग पर जल का विस्तार है? 3/4 भाग पर। भूमिगत जल किसे कहते हैं? भूपृष्ठ के नीचे मृदा एवं चट्टानों में संग्रहित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। जल क्रांति क्या होती है? जो भूमि के ऊपर जला जाता है उसे जलाक्रांति बोलते हैं। डार्क जोन किसे बोलते हैं? वे क्षेत्र वहाँ जहाँ 85% भूगत जल का प्रयोग हो चुका है, जमीनी जल का प्रयोग हो चुका है, उसे डार्क जोन बोलते हैं। टेंसी घाटी परियोजना भारत में कौन सी परियोजना स्थापित की गई? तो इसमें है दामोदर घाटी परियोजना, टेंसी घाटी परियोजना जैसी भारत में परियोजना स्थापित की गई। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट, जो कि चैप्टर 4 का बी पार्ट था। इसमें हमने पूरे चैप्टर को देख लिया है, एमसीक्यू देख लिया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के साथ, जो कि होगा हमारा वन संसाधन। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर 9464088887 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।